know that there is three type of material in nature: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है और इंसुलेटर की मिनिमम होती है। आइडियली इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है और रेजिस्टिविटी जीरो होती है। और इसी तरह इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जीरो होती है और रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होता है। और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन बिटवीन दिस टू होता है। ये आइडियली होता है। नॉर्मली कंडक्टिविटी की वैल्यू ये आप देख सकते हैं, इसका यूनिट कंडक्टिविटी की मो है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर तीनों मटेरियल को इक्वली स्टडी करते हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र सेमीकंडक्टर मटेरियल को लाइटली स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर मटेरियल को डीपली स्टडी करते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल पे फोकस करेंगे। मेजर प्रॉपर्टी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इट्स कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल, आइदर इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन। इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करके हम लॉजिक को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे इंटेलिजेंट डिवाइसेस, स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइसेस डिजाइन किया जाता है। ठीक ना, इसलिए हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे फोकस करेंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी जो है मटेरियल में भी सभी नहीं, सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे होता है किलो, ये वोल्ट भी हो सकता है ना। जैसे अगर हम वोल्ट नापेंगे किलो वोल्ट में, तो किलो मीन्स होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, इसी को 1 मिलियन कहते हैं। या आपका ये 10 लाख है, इक्विवेलेंट कितने के 10 लाख। और आपका गीगा मीन्स होता है 10⁹, ये आपका 1 ट्रिलियन होता है। इसी तरीके से और कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे मिली, मिली मीन्स 10⁻³ होता है, सब लोग जानते हैं। माइक्रो मीन्स 10⁻6, नैनो मीन्स 10⁻9 एंड पिको मीन्स 10⁻12। ये कुछ बेसिक चीज़ें जिसको सबको जानना चाहिए, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज है। जो भी करंट या वोल्टेज नापा जाता है वो मिली वोल्ट या माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, इन्हीं टर्म्स में कैलकुलेट किया जाएगा। इसलिए आप लोग को जानना चाहिए कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है हम सब जानते हैं नेगेटिव होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम नेगेटिव होता है। तो आप इससे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, बट ये पॉजिटिव होता है। इसका मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक ना। बट प्रोटॉन के केस में ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन केस में ये नेगेटिव होता है। एक टर्म और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक ना, ये एनर्जी यूनिट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है और जूल में आंसर निकालना होता है, या जूल में दिया होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इस बुक में यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मिलमन हल्कियाज में पीरियाडिक टेबल दिया गया है, ठीक है। हाई स्कूल इंटर में हम लोग पढ़ चुके हैं। पीरियाडिक टेबल मीन्स दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस पीरियाडिक टेबल में दिए गए। हम सब पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल पे फोकस करेंगे। यानी इस टेबल में ग्रुप 4A, ये जो ग्रुप है इसमें जितने मटेरियल हैं सब सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। ग्रुप 4, ये आपके ग्रुप 4 में होने का मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने मटेरियल हैं, इसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको ग्रुप 4 में रखा गया है। और इसमें जो हम अलग से मटेरियल जिसको इम्प्योरिटिक मटेरियल कहते हैं या डोप आप अशुद्धि कहते हो हिंदी में,
वो जो इसमें मिलाते हैं, हम इसे मिक्स करते हैं, वो आपका है ग्रुप 3 या ग्रुप 5। ये दो तरह के ग्रुप के मटेरियल को इसमें ऐड करके हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपके ग्रुप 5 मटेरियल। थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया जाए। हाई स्कूल इंटर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक ना? ये जनरल किसी भी एटम का स्ट्रक्चर मॉडर्न स्ट्रक्चर है, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल आप लोग पढ़े होंगे इंटर में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर में इसके प्रोटॉन होते हैं, जिस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन और उसकी डायनेमिक्स पे स्टडी करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे। तो अगर हम सिलिकॉन मटेरियल की बात करें, सिलिकॉन की बात करें जो हमारा कंसर्न, मेजर कंसर्न है, तो सिलिकॉन में आपको पता है कि ये इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है सिलिकॉन का। ठीक ना? एटॉमिक नंबर 14 मीन्स इसके एक एटम में 14 इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन सेल्स में कैसे डिवाइड होते हैं? हमको पता है कि इनर मोस्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 16, और अगर इसके बाद भी कोई सेल है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक ना? तो जो सब न्यूक्लियस के सबसे करीब ऑर्बिट है, सेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसके बाद के बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक ना? ये 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है। तो बचे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। तो 2 + 8 10, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस बचे हैं जो आउटर मोस्ट सेल में है। ठीक ना? सबसे बाहरी सेल में जो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के सिंगल एटम में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, और बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑर्बिट से निकल करके बाहर फ्रीली घूम सकता है, और जो फ्रीली घूमेगा वही इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करेगा, ले जाएगा, यानी करंट फ्लो में सपोर्ट करेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये एटम के ऑर्बिट से निकल करके करंट को कैरी करेंगे। इसलिए हमारे काम का सिर्फ ये आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है ये स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस से और ये चार्ज को कैरी नहीं करेंगे, इसलिए हमारे काम का नहीं है। एक सिंगल सिलिकॉन एटम का सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे काम का है जो करंट को कैरी करेगा, बाकी सबको नहीं पढ़ना हमको। तो 4 मटेरियल्स हैं या फिर पीरियोडिक टेबल में जितने भी मटेरियल हैं, इनके सिंगल एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, सबसे बाहरी वाला, ये सबसे बाहरी वाला जो ऑर्बिट होगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ये सभी के सभी मटेरियल जो है ग्रुप 4 मटेरियल है। इसी तरीके से ये जो आपके ग्रुप 3 में जो मटेरियल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ग्रुप 5 मटेरियल्स इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सिर्फ ग्रुप 3 या ग्रुप 5 मटेरियल को ही ग्रुप 4 यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ जो है ऐड किया जा सकता है या डोप किया जा सकता है, जिसको कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो नियरली सेम होता है, ठीक ना, लगभग एक जैसा होता है। तो अब आप कहेंगे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थोड़ा सा हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लें कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक ना। सिंपल आप जानते हैं कि मटेरियल के अंदर सारे एटम जो है किसी पैटर्न में होते हैं। पैटर्न में हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं, रैंडम प्लेस हो सकते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे सिलिकॉन में जो है एटम्स इस तरीके से हैं, एक स्क्वायर शेप में, 2 डायमेंशनल में हमने कहा इसको स्क्वायर शेप में है ये, ठीक है। अब और मटेरियल के दूसरे एटम क्या हो सकते हैं, इसी का सेम रिजेम्बलेंस राइट साइड में, यानी इसी तरीके से साइड में इसके हो सकते हैं,
स्क्वायर शेप में, डाउन साइड में भी स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी जो है स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, और अपर साइड में भी ये स्क्वायर शेप में एटम्स प्लेस्ड हैं मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रक्चर जो एक हमने एज्यूम किया है, ये हमने एक सिंपल स्क्वायर स्ट्रक्चर जो एज्यूम किया है, इसी का देखिए रिप्लिकेशन, यानी सेम साइड में है, राइट साइड में सेम, लेफ्ट साइड में, डाउन साइड में, अप साइड में। अगर 3 डायमेंशनल में इमेजिन करेंगे तो इस साइड में, पेपर के पीछे भी, तो एक कांस्टेंट पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पीरियाडिक स्ट्रक्चर। मतलब सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अपर साइड, डाउन साइड, ठीक ना, सभी डायरेक्शन, जितने डायरेक्शन आप इमेजिन कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पीरियाडिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे मटेरियल जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर, यानी मटेरियल, टोटल मटेरियल के अंदर एटम्स किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ठीक ना, जैसे यहाँ स्क्वायर शेप हमने माना, किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर रिपीट होते हैं तो वो क्रिस्टलिन मटेरियल है। और अगर किसी मटेरियल के अंदर एटम जो है रेंडमली प्लेस्ड हैं, कहीं भी प्लेस्ड हैं, ठीक ना, कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बना है, कहीं भी प्लेस्ड हो जाए रेंडमली, तो इसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलिन मटेरियल। तो यानी आपका जो सिलिकॉन है वो क्रिस्टलिन मटेरियल है। ओके, नाउ वी विल स्टडी एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड। हम जानते हैं सिलिकॉन हमारा ग्रुप 4 का मटेरियल है और इसके आउटर मोस्ट एटम स्ट्रक्चर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हमने इस फिगर में दिखाया है। तो हम इसी आउटर ऑर्बिट के चारों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, या कुछ इलेक्ट्रॉन जो थर्मल एनर्जी की वजह से अगर आउटर ऑर्बिट से निकल के फ्रीली मूव करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिस्कशन यहाँ करेंगे, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि किसी एक लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन उन सब की एनर्जी सेम होती है, सिंगल एनर्जी स्टेट होती है। तो ये सिंगल एनर्जी लेवल में हमने एज्यूम किया कि जो आउटमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबकी एनर्जी E1 है, एज्यूम किया हमने। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहे हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोड़ करके बाहर घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी हम मान लेते हैं E2 है, इमेजिन करते हैं। इसी तरीके जैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसी के बगल में दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, और सभी एटम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी कपलिंग करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करता है और इसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, इसकी भी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ा सा वेरी कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, ठीक ना। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी कपलिंग भी होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग है इनफाइनाइट लेवल्स। यहाँ पे इनफाइनाइट लेवल्स जो पास जो है ये बन जाते हैं, जो अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी को शो करते हैं। यानी एनर्जी लेवल क्या करता है, वो डिस्क्रीट एनर्जी को शो करता है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं मटेरियल में, उसमें भी आपस में इंटरेक्शन होता है और एनर्जी कपलिंग की वजह से यहाँ पे भी जो फ्री मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनकी ढेर सारी एनर्जी लेवल्स हो सकती हैं, जो कि बहुत पास होती हैं, इनफाइनाइट लेवल्स हो सकती हैं। और ये इनफाइनाइट एनर्जी लेवल जो आपकी, अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक कॉन्टीन्यूसली, इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कितना डिफरेंस है, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकती हैं ये एनर्जी लेवल्स। तो इसको एज्यूम कर लिया जाता है ये कंटिन्यूअस बैंड है, ठीक ना। तो ये जो आपका कंटिन्यूअस बैंड जो करीब करीब इसमें एनर्जी लेवल है, उसको इमेजिन कर लिया गया है, ये कंटिन्यूअस बैंड है, ये आपका एनर्जी बैंड है, जिसमें आपने देखा कि डिस्क्रीट लेवल अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। किसकी एनर्जी लेवल है, ये जो इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट ऑर्बिट में है, और इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लेवल में थोड़ा सा जो स्प्लिट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू जो है अप डाउन ये कर सकती है, और इसको कंबाइन करके इमेजिन करने पे एक बैंड बन गया। इसका नाम है जो है
कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अंदर है, कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं मटेरियल में, ठीक ना। इस बीच में आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी रीजन है, स्पेस है, जहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, यानी यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस रीजन में नहीं लाई करेगी। फ्री है तो E2 के आसपास सारी लाइंस होंगी, और अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो E1 के आसपास सभी ये लाई करती हैं। और इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसकी एनर्जी जो होती है EG, बैंड गैप एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक ना। और ये EG इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। एग्जैक्टली ये E2 माइनस E1 नहीं होता है, अभी हम आपको बताते हैं। एक वैलेंस बैंड की जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी, इसको EV कहते हैं। और कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है, ये आपका लोवेस्ट यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इसको EC कहते हैं, कंडक्शन बैंड एनर्जी। तो जो बैंड गैप एनर्जी होता है ये इक्वल टू होता है EC माइनस EV। ये जनरली नॉर्मल मटेरियल का होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए हमने कंसीडर किया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंसुलेटर मटेरियल के लिए जो है बैंड गैप बनेगा, और कंडक्टर मटेरियल के लिए बैंड गैप बनेगा। पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की। हमारा जो मेजर कंसर्न सिलिकॉन मटेरियल और जर्मेनियम मटेरियल पे है। तो जर्मेनियम मटेरियल के केस में जो बैंड गैप एनर्जी होती है इसकी वैल्यू है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके रखना है। जर्मेनियम के केस में आपका जो बैंड गैप एनर्जी है वो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रूम टेम्परेचर पे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो है वैल्यू है। यहाँ पे हमने ये जो चार्ट बनाया, इमेजिन किया है, वाई एक्सिस आपका जो एनर्जी है और एक्स एक्सिस आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर दो एटम के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये बैंड गैप भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ये बैंड गैप नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक ना। इससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपका ये इंसुलेटर मटेरियल है तो इसमें जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो बैंड गैप एनर्जी है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कंडक्टर मटेरियल के केस में ये बैंड गैप आपका 0 है, यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैपिंग है, ठीक ना। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का फिजिक्स और इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट देखने चल रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसी सब बेसिक्स पे जो है आपका आगे के जितना भी डायोड ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक है सब इसी पे डिपेंड है। अगर ये कंफर्म हो गया तो आगे सब ईजी हो जाएगा। आगे चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर देंगे, पीछे की चीज़ें वो कंफर्म नहीं है तो फिर ये आपके लिए जो है बहुत भारी हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 एलिमेंट है, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, ठीक ना। और उन सारे मटेरियल में सिर्फ सिलिकॉन पे हम फोकस कर रहे हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक मॉडल पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ओके, हम जानते हैं, ये एज्यूम किया हमने, ये सिलिकॉन का एक सिंगल एटम है, ठीक ना। एक दूसरा एटम है, तीसरा एटम, चौथा, पांचवा, ये 5 एटम का मॉडल हमने देखा है। तो ये सिंगल एटम है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने बना लिया है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बने। इसी तरीके से जो आपका दूसरा एटम है इसके भी पीछे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, यहाँ होंगे ऐसे। तो ये एटम है, इसका भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसको भी आप बना लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। सारे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। तो सेंटर वैल्यू पे फोकस करिए आप। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो एटम्स होते हैं वो आपस में, एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड के थ्रू
इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का इलेक्ट्रॉन साझा कर करके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और किसी वजह से अगर जैसे आप जानते हैं कि सिलिकॉन का जो है बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसको थर्मल एनर्जी मिलती है और इससे ज़्यादा होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक ना, मटेरियल में फ्रीली मूव कर सकते हैं। हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। इसी तरीके से ये भी बॉन्ड बनाता है साझा करके, साइड में एक इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा अगर ये ब्रेक हो गया बॉन्ड तो ये फ्रीली मूव करेगा। अच्छा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी इसको कहते हैं होल क्रिएट हो जाएगा। होल इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखाते हैं, होल को आप जो होल लिख लीजिए अभी, होल क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो आपका होल है। और साथ ही साथ यहाँ भी होल क्रिएट हो सकता है, यहाँ भी होल क्रिएट हो सकता है ना। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला फ्री, ये इलेक्ट्रॉन या तो फ्रीली पूरे मटेरियल में फ्रीली मूव कर सकता है, या ये आपका जो यहाँ वैकेंसी है क्रिएट हुई है इस पे आ सकता है, ठीक ना। तो यानी होल यहाँ से अगर यहाँ आया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ का टूट करके यहाँ आ गया और यहाँ होल जनरेट हो गया। यानी देख रहे हैं आप, होल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, या अब की बार यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ जाएगा तो होल फिर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो होल भी मूव कर रहा है मटेरियल में और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, होल नहीं एग्जिस्ट करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, ठीक ना, ये निगेटिव होता है, और होल का जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है। ये दोनों चार्ज कैरियर है, यानी दोनों चार्ज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक, इतना जो है फिजिक्स आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन और होल कैसे जनरेट होते हैं, इनका रोल दोनों का चार्ज कैरी करने में, यानी दोनों करंट डेवलप करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, सपोज करिए इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आपका जनरेट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये IN इसको कहते हैं, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका होल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये होल, तो इसकी वजह से जो करंट डेवलप होगा वो होल के डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, ठीक ना। ये आपका जो है करंट P इसको लिखते हैं, होल की वजह से जो करंट होता है उसको P कहते हैं, IP और IN। ओके, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर सेमीकंडक्टर मटेरियल की है कि इसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। और ये इंक्रीज करना, कंडक्टिविटी इंक्रीज करना मटेरियल की, यानी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम इम्प्योरिटी डोप करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब हिंदी में होता है अशुद्धि। अशुद्धि जब इसमें ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो आपका जो है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। प्योर आपका इंट्रिंजिक है और डोप्ड मटेरियल जो आपका है, इम्प्योरिटी मटेरियल उसमें ऐड कर दिया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक P टाइप और एक N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल देखिए क्या लिखा है, ग्रुप 4 और ग्रुप 3, ये पीरियोडिक टेबल के हैं ग्रुप 4 3 का जब ऐड किया जाता है तो P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनते हैं। इसको यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है सिलिकॉन प्लस बोरान। बोरान ग्रुप 3 का मटेरियल है। इसको ट्राईवैलेंट कहते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। बोरान के इतने नाम हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल में क्या होता है। हमने एज्यूम किया है कि जो रेड कलर का है बोरान एटम है, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये चारों तरफ इसका जो है सिलिकॉन एटम है। एक्चुअली ये जो डोपिंग होती है, ये नॉर्मल डोपिंग का रेशियो है 1:10⁸ मीन्स आपका ये 10⁸ एटम सिलिकॉन एटम में एक एटम जो है बोरान का होता है। इम्प्योरिटी देखिए कितना कम मिलाया जा रहा है कि आपका ये नियरली होगा 1 करोड़ एटम सिलिकॉन एटम में सिंगल एटम आपका बोरान जो है ऐड किया जा रहा है, और इसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी।
तो कंडक्टिविटी कितनी चेंज होगी इस पे बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इस डोपिंग पे क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में होते हैं। इसके चारों तरफ हम 4 इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बोरान का और एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ये साझा करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इधर भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो है कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कि इसकी आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी होती है जिसको कहते हैं होल। देखिए बोरान ऐड करने से, एक एटम ऐड करने से एक होल आपका जनरेट हो गया, ठीक ना, ये होल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा और वो इस वैकेंसी को फिल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, आपका यहाँ एक वैकेंसी, दूसरे एटम में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बोरान के एटम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है। दूसरा आपका होल भी जो है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हम मान के चले वैकेंसी आपकी यहाँ से बाहर जा रही है, ठीक है, तो होल इधर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपके पी टाइप मटेरियल में जनरेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होल जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। पी टाइप मटेरियल में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और ये पॉजिटिव होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। मेजॉरिटी का मतलब नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी का मतलब कम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है पी टाइप मटेरियल में, ठीक है। इसी तरीके से एन टाइप मटेरियल की बात करते हैं। एन टाइप मटेरियल में ग्रुप 4 यानी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ग्रुप 5 मटेरियल जब ऐड किया जाता है, यहाँ सिलिकॉन में फास्फोरस ग्रुप 5 भी कहते हैं, इसको पेंटावैलेंट मटेरियल कहते हैं। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है, और इसको डोनर एटम कहते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा एक्सेप्टर डोनर पे बात कर ले। यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक ना, बाहर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम एक्सेप्टर एटम है। और यहाँ पे क्या है, इस केस में जो है आपका 4 इलेक्ट्रॉन आप सिलिकॉन के बना लीजिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा, है ना, यहाँ सारे एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए आप, ये बन गया। तो यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे और यहाँ बना लेंगे। तो एन टाइप मटेरियल में फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा हो गया, जो किसी से बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यानी ये एक इलेक्ट्रॉन मटेरियल को दे रहा है, इसको कहते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम है डोनर एटम। ये जो फास्फोरस है यानी पेंटावैलेंट मटेरियल जो है ये डोनर एटम है, और यहाँ पे बोरान जो है वो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली डोपिंग का लेवल वही होता है 1 to 10⁸ नॉर्मल डोपिंग में। एन टाइप मटेरियल के केस में इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो है चार्ज नेगेटिव होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल है, ठीक ना, पॉजिटिव। जस्ट पी टाइप का उल्टा एन टाइप है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और यहाँ भी जो आपका करंट होगा, मेजॉरिटी करंट, वो आयन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट आईपी जो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा, और ये होल की वजह से डेवलप होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आप मेजॉरिटी कैरियर करंट आपका जो होगा वो आईपी होगा, और ये होल की वजह से जनरेट होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। अभी हम देख चुके हैं पहले कि होल पार्टिकल का जो एजम्पशन है, एक्चुअली होल फिजिकल पार्टिकल नहीं है। यहाँ पे जो होल है यहाँ पे वो फिजिकल पार्टिकल नहीं है, ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इमेजिनरी पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंसी है ये, ठीक ना। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम लोग पढ़ते हैं और किसी मटेरियल में नहीं। इसी तरीके से एक और फिनोमिना है ड्रिफ्ट फिनोमिना एंड डिफ्यूजन फिनोमिना।
तो डिफ्यूजन फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल में होता है, ठीक ना, और किसी मटेरियल में नहीं होता है। तो क्या होता है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, एक बार समझते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ये समझिए एक बाउल है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा एक बूंद शाही अगर टपका देते हैं तो शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये शाही एक जगह पे है, लेकिन समय के साथ इसके एटम, स्याही के एटम पूरे पानी में फैल जाएंगे और पूरा पानी जो है इक्वली जो है एक कलर का हो जाएगा। तो ये जो एटम यहाँ से टूट करके पूरे पानी में फैलते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, नेचुरली होते हैं, ठीक ना। इसके लिए कोई फिनोमेना यहाँ पे आप जिम्मेदार नहीं कह सकते, ये नेचुरल है कि ये पूरे बाउल में फैलेगा। इसी तरीके से जब हम कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का पीस को यहाँ पे इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे अगर ये एरिया पी टाइप डोप है तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, ज़्यादा होंगे। और अगर इस पार्टिकुलर एरिया में एन टाइप की डोपिंग की गई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, कुछ होल भी हो सकते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इसकी बात नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में बात करेंगे। माइनॉरिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो अब देखिए ये ऑटो नेचुरल एप्लीकेशन क्या है, जहाँ पे ज़्यादा होल हैं, चार्ज पार्टिकल है, वो कम की तरफ मूव करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ स्याही है ज़्यादा इसके एटम्स है, अब ये धीरे धीरे उधर मूव करेगा, जहाँ स्याही के एटम कम है ये धीरे धीरे मूव करेगा। तो ऐसे ही ये भी है इस मटेरियल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, कि ये होल जो है कम की तरफ मूव करेंगे, इधर कम है होल, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर ज़्यादा है, इधर कम होगा, यानी इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने की वजह से आप जानते हैं आपका करंट डेवलप होता है। तो जो ऑटोमेटिकली ये चार्ज कैरियर के मूवमेंट जो करंट डेवलप होता है वो आपका डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक ना। और ये किस वजह से डेवलप होता है, मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स में, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कम है, ठीक ना। तो ये जो डिफरेंस है इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपके चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन में हायर कंसंट्रेशन से, और इस तरह से जो करंट डेवलप होगा वो आपका डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लेते हैं हम इस जो है जो मटेरियल टुकड़ा है इस पे हम एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्लस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ प्लस वोल्टेज और यहाँ माइनस वोल्टेज, एक बैटरी अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, होल आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए हैं, यानी ये इसको रिपेल करेगा, ये ढकेलेगा दूसरी तरफ, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, एक जो हमने बैटरी अप्लाई किया इसकी वजह से। तो बैटरी अप्लाई करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, इसकी वजह से जो करंट डेवलप कर रहा है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, यानी ड्रिफ्ट करंट इज डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और फील्ड, whereas diffusion current is developed due to concentration gradient of the material, ठीक ना। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको समझना है। आगे जब डायोड ट्रांजिस्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार डिफ्यूजन ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, आप यहाँ समझे हैं तो वो आसान हो जाएगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है। इसी डोपिंग में जो है हम एक और चीज़ देखेंगे कि स्टैंडर्ड डोपिंग क्या होती है। नॉर्मली 3 तरह की डोपिंग होती है, मॉडरेट डोपिंग, लाइट डोपिंग, हेवली डोपिंग। अगर ये आपका 10 लाख एटम या 1 करोड़ एटम में अगर आपका 1 एटम इम्प्योरिटी अशुद्धि का मिलाया जाता है तो इसको कहते हैं मॉडरेट या नॉर्मल डोपिंग। और अगर 10⁻11 सिलिकॉन में प्योर सेमीकंडक्टर में 1 इम्प्योरिटी एटम मिलाया जाता है तो इसको कहते हैं लाइट डोपिंग। और अगर 1000 एटम सेमीकंडक्टर एटम प्योर सेमीकंडक्टर एटम में 1 एटम इम्प्योरिटी का मिलाया जाता है तो ये हाईली डोप्ड डोपिंग कहते हैं। इसको सिंबल में कैसे दिखाते हैं, अगर कहीं पे आपका लिखा है सिंपल N और P तो इसका मतलब ये नॉर्मल डोपिंग हुआ है, ठीक है। N माइनस P माइनस अगर लिखा है तो ये लाइट डोपिंग है, और N प्लस P प्लस लिखा है तो ये हेवली डोपिंग है, और N डबल प्लस अगर लिख दिया गया है तो ये और हेवली डोपिंग है, ठीक है ना। तो ये सिंबल है इसको, जो डोपिंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसको समझने का। ओके, अब हम कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस पे जो है डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
आप जानते हैं ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो आपका ड्रिफ्ट करंट है। और उसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए फार्मूला है Vd इक्वल टू म्यू ई, वेयर ई इज अप्लाइड फील्ड एंड म्यू इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और इसका जो है यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का आप यूनिट जानते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन आप पढ़ ही चुके हैं। ओके, मोबिलिटी आपका क्या है, मोबिलिटी इज द क्विकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की या होल की चार्ज कैरियर की वो प्रॉपर्टी बताती है कि वो कितनी क्विकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है, क्विकनेस बताती है मोबिलिटी, ठीक ना। चार्ज पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंच गई है। और ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फील्ड। और इसका जो यूनिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वोल्टेज सेकेंड, ठीक ना। और एक चीज़ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी दोनों की अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। दोनों चार्ज कैरियर अलग अलग मोबिलिटी होती है। जैसे अगर हम सिलिकॉन मटेरियल की बात करेंगे तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1300 है और होल की मोबिलिटी 500 है। जर्मेनियम मटेरियल के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 3800 है और होल की मोबिलिटी 1800 है। इसी तरह गैलियम आर्सेनाइड का ये है, ये रेशियो है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि सिलिकॉन मटेरियल के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है, यानी इसमें करंट की जो वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, फास्ट होगा ये मटेरियल। इसीलिए हम ये फोकस करेंगे, अभी बार बार कहते हैं कि सिलिकॉन मटेरियल पे फोकस करना है और यही आपका यूज्ड मटेरियल है। सिलिकॉन मटेरियल यूज करने का दो कारण है, एक तो इसका जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कि इसकी स्पीड फास्ट होती है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक ना। सिलिकॉन मटेरियल अगर आप सिलिकॉन एन टाइप का मटेरियल अगर होल से कंपैरिजन करेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा है, सिलिकॉन का जो बैंड गैप एनर्जी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक ना। ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है इस सिलिकॉन से बना हुआ डिवाइस। और अगर पी टाइप सिलिकॉन की बात करेंगे तो पी टाइप की सिलिकॉन में मोबिलिटी जो है आपकी होल की मोबिलिटी कम होती है, जिसकी स्पीड कम होगी। दूसरी बात आगे जर्मेनियम से कंपैरिजन करेंगे तो जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप होता है इसकी वैल्यू होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है कम टेम्परेचर पे स्टेबल करता है। दूसरी चीज़ और है सिलिकॉन का यूज करने के लिए कि सिलिकॉन आपका जो है नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। जो आपके घर बनता है, जो बालू यूज होता है, सिंपल बालू जो सफ़ेद वाला बालू आप यूज करते हैं वो आपका सिलिका डाइऑक्साइड होता है, SiO2। ये सिलिकॉन मटेरियल है, ये नेचर में बहुत उपलब्ध है। और इससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रोलोजेस्की मेथड से सिंगल क्रिस्टलिन सिलिकॉन बनाया जाता है और जिसके वेफर पे ट्रांजिस्टर डायोड डिजाइन किया जाता है, ठीक ना। जर्मेनियम या और अदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसकी अवेलेबिलिटी नेचर में कम है, तो इसकी अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है सिलिकॉन मटेरियल की डिवाइस चीपर होता है, सस्ती होती है। ओके, एक और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल हो सकता है चार्ज कैरियर, ये नंबर ऑफ क्यू आपका जो है ये एक चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ एंड म्यू इज द मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी अलग अलग होगी, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। मोबिलिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से किस तरह से रिलेट है, इस ग्राफ से आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। 0 से 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी कांस्टेंट होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है ये 1/√E के करस्पॉन्डिंग, और 10⁻⁴ से 10⁻⁷ के बीच में ये अप्लाइड फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये ग्राफ काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग को मोबिलिटी डिसाइड करने में। आगे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा आपका जो है, आपकी जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर पे भी जो है डिपेंड करता है। कैसे रिलेट है टेम्परेचर से, ये इक्वेशन से आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज लीकेज करंट। किसी मटेरियल में लीकेज करंट वह करंट होता है जो उसकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डेवलप होता है। अगर पी टाइप का मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट होगा वो आपका लीकेज करंट होगा।
एन टाइप का मटेरियल है तो होल की वजह से जो करंट डेवलप होगा वो आपका लीकेज करंट होगा। लीकेज करंट को कैलकुलेट करने के लिए ये एक सिंपल फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये लीकेज करंट टेम्परेचर T2 पे क्या होता है, टेम्परेचर T1 पे लीकेज टेम्परेचर पता होना चाहिए और दोनों टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंस करके बटा 10 करके 2 पावर में करके यहाँ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आप। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे आपकी रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज होती है तो ये नेगेटिव टेम्परेचर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर आपका जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल है। इसी तरह से एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है जिस मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करे, ठीक ना। ये आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी मेटल जितने हैं वो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। और कुछ डिफिनीशन छोटे छोटे हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे आगे तो ये सब यूज होंगे। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी, और इसका एक दूसरा फार्मूला है सिग्मा ई यानी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे आपका इस फार्मूले में हो जाएगा। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कितनी जल्दी से होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से एटम पूरे मटेरियल में कितनी जल्दी फैलेंगे, ये इसकी डिफ्यूजन कांस्टेंट से बताया कि कितनी जल्दी होता है। डिफ्यूजन कांस्टेंट आपका डिफाइंड है मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाई वीटी। वीटी जो है आपका टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज है। डिफ्यूजन लेंथ कितनी दूर तक एटम जाएगा, ये आपका जो है कैरियर, चार्ज कैरियर के लाइफ टाइम पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन लेंथ इज इक्वल टू √d टाउ, जहाँ पे टाउ क्या है, कैरियर का लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है, हम मटेरियल के अंदर जानते हैं कि होल भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक ना। यहाँ बहुत सारे होल हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बस इतने ही मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर एक होल मूव करके इलेक्ट्रॉन के साथ मिल गया या इलेक्ट्रॉन मूव करके होल पे आके मिल गया तो ये क्या करेगा, रिकम्बाइन कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, होल पे जैसे रिकम्बाइन करके इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, और ये टाइम जो है इसको कहते हैं कैरियर लाइफ टाइम, ठीक ना। तो इसको टाउ से डिनोट करते हैं और यहाँ से डिफ्यूजन लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझना था। अच्छा, एक और चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायोड ट्रांजिस्टर जब पढ़ेंगे तो इसके लिए ये बार बार ये चीज़ें आपको पजल्ड करेगा। हम पहले से पढ़ चुके हैं, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ना। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, नंबर ऑफ, एक्सट्रिंसिक मतलब होता है कि आप प्योर मटेरियल में कोई बाहर का मटेरियल ऐड कर दे रहे हैं, यानी ग्रुप 3 या ग्रुप 5 का मटेरियल ऐड कर दे रहे हैं। जब प्योर मटेरियल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में ग्रुप 3 एलिमेंट ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है, और इस केस में नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी के केस में होल है, ये बराबर होगा पीपी, इसको डिनोट करते हैं, बराबर होगा Na, यानी नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम, यानी जितने अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी एटम जितने आप ऐड किए हैं उतने ही नंबर आपका यहाँ पे होल जनरेट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक सिंगल एटम, देखिए यहाँ पी टाइप में देखिए सिंगल एटम सिंगल होल क्रिएट कर रहा था, इसी तरीके से एन टाइप में सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा था। तो यानी जितने आपके एटम हैं उतने ही आपका होल जनरेट होगा पी के केस में, यानी मेजॉरिटी कैरियर की संख्या बराबर एक्सेप्टर एटम यानी इम्प्योरिटी एटम की संख्या, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के केस में क्या होगा, पी टाइप मटेरियल में, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर Pn यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप मटेरियल। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये डिसाइडेड है Ni² यानी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या डिवाइडेड बाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसको आप अंडरलाइन कर, बॉक्स से बंद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N इसको डिनोट करते हैं, N होंगे आपके नंबर ऑफ डोनर एटम, Nd आपका जितने डोनर एटम हैं,
ग्रुप 5 का जितने एटम मटेरियल आप ऐड करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, NP इक्वल टू NI² डिवाइडेड बाई NN, यानी इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेजॉरिटी कैरियर चार्ज कैरियर, ठीक ना। वर्ड में आप यहाँ लिखे हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजॉरिटी कैरियर। अच्छा, अगर आपका पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है तो क्या कंडीशन आप चेक करेंगे कि जिससे पता चल जाए कि ये पी टाइप का मटेरियल है। अगर कोई मटेरियल पी टाइप का है तो उसमें नंबर ऑफ होल की संख्या इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या इंट्रिंजिक चार्ज कैरियर से कम होगा, ठीक ना। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन जो है ग्रेटर देन होगा आपका इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन के, और नंबर ऑफ होल ये लेस देन होगा आपके इंट्रिंजिक चार्ज कैरियर के। तो ये कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कंडीशन कॉन्सेप्चुअली आप समझते हैं तो ये लेस देन ग्रेटर देन समझ जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मटेरियल हो, आप यहाँ पे फोकस करिए, सिर्फ कोई भी मटेरियल हो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रलिटी की लॉ को फॉलो करता है, चाहे वो पी टाइप का मटेरियल हो या एन टाइप का मटेरियल हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल कोई भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर पॉजिटिव नेगेटिव मत खोजने लगिएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो निगेटिव है और इसमें जितने होल हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल मिला के मटेरियल आपका जो है न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये इस लॉ को फॉलो करते हैं। ND यानी डोनर एटम जितने आपने ऐड किए हैं प्लस नंबर ऑफ होल, ये बराबर होता है Na एक्सेप्टर एटम जितना आपने ऐड किया है प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी एटम प्लस होल बराबर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा बराबर होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मेन टॉपिक अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और इन सब चीज़ों को हम कैरी करते हुए यानी दिमाग में रखते हुए आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे।